हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स स्टेज के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में ये प्रीलिम स्टेज होता क्या है, इसको क्लियर करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पीवाईक्यूज का क्या रोल होता है और मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है कि प्रीलिम्स हम क्लियर कर ले जाएं, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन क्या होती है कि प्रीलिम्स और मेंस को कैसे हमें डील करना होता है एक साथ, और उससे जुड़ी हुई कुछ सारी बातें। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है मैंने पहले ही लिख के यहाँ पर रखे हुए हैं, तो हम एक एक क्वेश्चंस को डील करेंगे स्टेप वन बाय वन करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता क्या है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि सब लोग हम सभी लोग जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आप पॉलिटी में पढ़ेंगे इसमें कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को मिला जुला के टोटल अप्रोक्सीमेटली 19 सर्विसेज होती हैं। जो 19 सर्विसेज में क्लास वन और ग्रुप बी की अलाइड सर्विसेज के थ्रू के लिए ऑफिसर्स चुने जाते हैं। जिस और इस एग्जाम के 3 स्टेज होते हैं: प्रीलिम्स, देन मेंस, देन पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी प्रीलिम स्टेज के बारे में बात करने वाले हैं कि इसको क्लियर करने का क्या तरीका है, और जुड़े हुए जो उससे क्वेश्चन है उसको वन बाय वन करके टैकल करेंगे। तो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी की क्या ज़रूरत होती है, उसका सीधा सा कारण है कि मेंस जो होता है हमारा, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, उसमें हमें चीज़ों को लिखना है, राइट करना है। अगर हमें कोई चीज़ पता है तो उसको हमें अपने वर्ड्स में रेप्लिकेट करना है, अपने आंसर्स में। उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सीधे कोई चीज़ टिक करके चले आए या कुछ ऐसा नहीं, उसको हमको डिस्क्राइब करना है। बट प्रीलिम्स इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। दैट इज़ वाई इसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहा जाता है कि आप फर्स्ट स्टेज में जब जाएंगे तो आपसे बेसिक एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पूरा पेपर बेसिकली ट्रू और फॉल्स से भरा होता है। मतलब वहाँ पे एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स ऐसा लिखा रहेगा, वो ट्रू फॉल्स होता नहीं है। स्टेटमेंट के फॉर्म में 1 2 3 आर करेक्ट, 2 3 4 आर करेक्ट, या अभी जो 2023 में स्टार्ट हुआ है, 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर इज करेक्ट, मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन के फॉर्म में ये सब चीज़ें सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई हमको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ती है कि हम एमसीक्यूज को बेसिकली कैसे टैकल करें, कैसे हमारा सही आंसर निकले, नॉलेज का रिक्वायरमेंट कितना होता है, एप्टीट्यूड का रिक्वायरमेंट कितना होता है, कि हमें ये पता रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि इस तरीके के स्टेटमेंट जनरली ऐसा सही होता है, ऐसा गलत होता है। तो उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो अब अगला सवाल आता है हमारे कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन क्या होती है। देखो, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई सेपरेट प्रिपरेशन भी होती है। प्रिपरेशन तो इंटीग्रेटेड ही होती है भाई। भाई, पॉलिटी के लिए अब कोई लक्ष्मीकांत पढ़ेगा, ठीक है, या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई स्पेक्ट्रम पढ़ेगा, तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए कोई अलग अलग चीज़ें तो होती नहीं है कि कोई ये बोले कि नहीं प्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम अलग से पढ़ूंगा, मेंस के लिए मैं स्पेक्ट्रम अलग से पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप एक बार जो पढ़ रहे हो प्रीलिम्स में दोनों में काम आएगा। थोड़ा सा मेंस में अप्रोच अलग होती है, मैंने वीडियो में बता रखी है आपको, आप वो देख सकते हो। तो इसी को इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कहा जाता है। अब इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपका समय बहुत कम लगता है, आपके अटेम्प्ट्स वेस्ट नहीं होते हैं। अगर आप फ्रॉम द डे वन, जैसे आप मान लीजिए जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, या जहाँ भी आप इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे पॉलिटी से स्टार्ट कराया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसी के साथ साथ अगर आप मेंस के सवाल भी लिखते रहें, मेंस के पीवाईक्यू भी सॉल्व करते रहें, और उसी के साथ साथ प्रीलिम्स के पीवाईक्यू मॉक फॉर्मेट में, कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और उसमें खोजो 2011 से लेकर के 24 तक जो आपका पेपर है, या मान लीजिए 2025 में आप देने वाले हो, तो उसके लास्ट एक पिछले साल तक का पेपर आप डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। खोजो उसमें कि पॉलिटी के सवाल कहाँ कहाँ पे है, और उसको अप्रोच करो विदाउट नॉलेज। आपने जो चीज़ पढ़ ली है, उसके अलावा आपके पास एप्टीट्यूड भी होना चाहिए कि मैं कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस बहुत बहुत ज़्यादा इसमें उपयोग होता है, और जनरल ऑब्जर्वेशन, कि भाई जो इस तरीके के स्टेटमेंट की फ्रेमिंग जो है, इस तरीके का स्टेटमेंट जो लिखा गया है, वो पहले भी लिखा गया था, और जनरली इस टाइप के स्टेटमेंट गलत होते हैं कि इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं कि गलत होते हैं,
इनका मतलब क्या अप्रोच रहता है, हमें नेगेटिव जो स्टेटमेंट होते हैं उनको कैसे डील करना होता है, या किसी गवर्नमेंट बॉडी के बारे में अगर कोई चीज़ निगेट करने वाली बात की जाती है कि दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट डू दिस, कैन नॉट डू दैट, तो वो स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के दौरान आती हैं। जैसे जैसे आप करते जाओगे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, तो आपको समझ में आया कि प्री पास करने के बाद जब आप मेंस देने जाओगे आपको बहुत कम दिक्कत होगी, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ चीज़ें आपने पहले ही कवर कर रखी हैं। ठीक है, तो इसी को इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कहा है। धीरे धीरे जब आप तैयारी करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, तो आपको समझ में आएगा कि मेंस में बहुत जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, और प्रीलिम्स में जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है। अब हमारा अ, अगला सवाल है, ये लोगों का बड़ा ही डाउटफुल या सस्पिशन रहता है कि भाई कितना टाइम चाहिए होता है प्रीलिम्स निकालने के लिए। देखो, प्रीलिम्स निकालने के लिए उतना ही टाइम चाहिए होता है जितने में आपका बेसिक सिलेबस पूरा हो जाए, जितने में आपका पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए। कि मान लो जैसे आप जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, किसी ईयर में जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आपको एक साल पूरा पूरा एक साल लगेगा बेसिक सिलेबस खत्म करने में, चाहे आप चाहे जैसा भी कर लो। बेसिक सिलेबस का मतलब GS 1 के सारे टॉपिक, GS 2 के सारे टॉपिक, GS 3 के सारे टॉपिक, GS 4 के सारे टॉपिक, आपका ऑप्शनल, ठीक है, प्लस ऐसे। ऐसे आप प्रीलिम्स के पहले, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा 50 ऐसे लिखो, 60 ऐसे लिखो, लेकिन आपको ऐसे का एक बेसिक जिस्ट पता होना चाहिए कि भाई ऐसे होता क्या है। आप पूरे इंटायर पेपर के उससे फैमिलियर हो कि प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है। एक जनरल प्रिपरेशन इसी को कही जाती है। ठीक है। GS 1 में जैसा हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, ये सारे सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए। सोसाइटी है। GS 2 में आपका पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, गवर्नेंस है, ये सब आपका तैयार होना चाहिए। GS 3 में जैसे साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डेवलपमेंट वाला पोर्शन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक आपके एकदम बिल्कुल तैयार होने चाहिए। कुछ भी ऐसा ना होने पाए कि आप कुछ छोड़ के जा रहे हो, कि आप ये करके जा रहे हो कि नहीं भाई, हमारा जो है कोई एक मेंस के पर्सपेक्टिव से या मेंस के स्पेशलाइज्ड कोई टॉपिक है, हम उसको छोड़े। जैसे गवर्नेंस प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगा, बट उसका कोई ना कोई टॉपिक या कोई चीज़ आप उससे जरूर पूछ देगा, और आप डिफरेंस भी नहीं कर पाओगे भाई ये गवर्नेंस का सवाल है कि पॉलिटी का सवाल है। ठीक है, दैट इज वाई इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जरूरी होती है कि आप पूरा पढ़ के जाओ, कुछ भी मत छोड़ो। ठीक है। और उसके बाद लगभग लगभग 6 महीने आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होता है, कि साल भर तो आपने जनरल रीडिंग की है, रिवीजन किया है 3 बारी 4 बारी। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है कि आप प्रीलिम्स के मार्क्स लगा रहे हो, मेंस के मार्क्स लगा रहे हो, और लगाते लगाते धीरे धीरे आपने अपना पूरा ऑप्शनल वगैरह सब पूरा तरीके से कवर कर रखा है। और मार्च के महीने में, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जैसे जनवरी इस साल मान लो, दिस ईयर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो नेक्स्ट ईयर मार्च में, मार्च, अप्रैल और मई, ये मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है आपके प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड। तो डेडिकेटेड का क्या मतलब हुआ कि भाई आपने पूरा सिलेबस तैयार कर ही रखा है, आप मॉक टेस्ट तो दे ही रहे थे, अब आपको आके आंसर राइटिंग थोड़ी सी कम कर देनी है, मेंस के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करना है। भाई कम फोकस करने का मतलब ये नहीं कि एकदम ही पूरा बंद कर दिया कि कुछ कुछ लिख ही नहीं रहे, नहीं, ये सब नहीं करना है। ये सब मूर्खता होती है। बिकॉज जैसे ही आप क्रॉस करोगे, प्रीलिम्स का बैरियर क्रॉस करोगे, तो आपके पास प्री और मेंस के बीच में बिल्कुल ही कम समय रहेगा। जैसे आप 2025 का कैलेंडर देखो तो उसमें खाली 88 डेज बचे हुए हैं। ये खाली एक स्टुपिडिटी होगी, ये बेवकूफ़ी होगी कि आपने बिल्कुल ही आंसर राइटिंग बंद कर दिया है। बंद कर सकते हो जब प्रीलिम्स के पहले आपका 1 महीना बचा रहे, तो आप बंद कर सकते हो, वो आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, तो आपको ये बोले कि अच्छा मार्च अप्रैल में भी अगर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो क्या फुल फ्लेश आंसर राइटिंग करें? नहीं, जनरल स्टडीज 1 2 3 की आंसर राइटिंग करते रहिए, बिकॉज जनरल स्टडीज 1 2 3 के जो आंसर्स आप लिखोगे वो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, क्योंकि आप डेटा फैक्ट कुछ ना कुछ तो रेप्लिकेट कर ही रहे हो ना अपने आंसर में, कोई ना कोई चीज़ आपको याद हो ही रही है। तो एटलीस्ट कम से कम 3 या 4 सवाल या 5 सवाल रात को बैठ के 1 घंटे में लिख लिया कीजिए, कि मैंने आंसर लिखना छोड़ा। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर दिन लिखें, एक दिन 2 दिन ऐसे करके लिखते रहें, ताकि आपका आंसर राइटिंग का टच ना छूटे, और जैसे ही आपको प्रीलिम्स प्रीलिम्स जब आपका क्लियर हो, तो आपको मेंस में उतनी दिक्कतें ना हो, आपका हर चीज़ एकदम तैयार रहे। ठीक है, तो इतना समय रिक्वायर्ड होता है। और कोई आपको अगर ये बोल रहा है कि नहीं दिसंबर से या जनवरी से, अगले साल के जनवरी से लगातार आप जनवरी से लेके मई तक पूरा एकदम, जैसे जैसे इस साल आपने तैयारी स्टार्ट की, और नेक्स्ट ईयर आपको कोई बोल रहा है कि जैन नेक्स्ट ईयर आप जनवरी से लेके मई तक पूरा प्रीलिम्स पढ़ो, ऐसे लोगों से दूर रहा कीजिए।
ठीक है, ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना सकते हो उतनी दूरी बना के रखिए, बिकॉज ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा बट आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। आपके ऊपर इतना बर्डन हो जाएगा, इतना प्रेशर हो जाएगा कि आप फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप पूरा टाइम लीजिए, एटलीस्ट कम से कम प्रीलिम्स प्रीलिम्स के जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा उसके कम से कम आप 1 से लेकर के 1.5 साल के बीच का समय लेके पूरी तैयारी कीजिए, तरीके से तैयारी कीजिए। कोई भी उसमें मतलब डिस्टर्बेंस ना होने पाए, कोई बिना मतलब के डिस्ट्रैक्शंस ना होने पाए। ठीक है, तो इतना समय आपको चाहिए होता है, उसमें आप हर चीज़ प्लान कर सकते हो। उसके अलावा फिर होता है सोर्सेस। तो देखो, प्रीलिम्स के लिए सोर्सेस कोई बहुत ऐसा अलग या कोई बहुत नायाब नहीं है जो हर साल टॉपर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। वही सारे सोर्सेस चाहिए होते हैं आपको। ठीक है, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री का मतलब एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आप छोड़ सकते हो। ये आप जब आपका वो हो जाएगा मेंस के टाइम, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप पढ़ लेना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट उठा के पढ़ लेना। इनसे सवाल ज़्यादा पूछे नहीं जाते, मेंस में एक एक सवाल पूछा जाता है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो ही जाता है, तो अलग से बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती इसको। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचे, मन करे, तो आप पढ़ सकते हो। सवाल ऐसे बहुत सच इसमें से नहीं आते, मतलब इसका जो इनपुट टू आउटपुट रेशियो है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा होता है। या उल्टा कर दो कि आउटपुट टू इनपुट रेशियो बहुत कम होता है, कि इनपुट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, आउटपुट बहुत कम आएगा। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप भाई ओल्ड एनसीईआरटी जो आर एस शर्मा आती है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, मेडिवल इंडिया के लिए इनकी सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी आती है। ये सब एनसीईआरटी जो होती हैं, ये नाम से आती हैं, पहले आपने कभी पढ़ी होंगी। इनकी एक बुक भी आती है, कोई स्टैंडर्ड पब्लिकेशन छापते हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। बिकॉज जैसे एनसीईआरटीज में भी क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है या कुछ कंजर्वेटिव लोग होते हैं, उनकी वजह से कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए जाते हैं। वो चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए, वो चैप्टर्स आपका एक हिस्ट्री को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करता है। तो आप इनकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ लो। वो फ्री में इंटरनेट पे पीडीएफ पे भी अवेलेबल मिल जाती है, या कहीं आप जाओगे तो आपको मार्केट में मिल जाएगी। बल्कि ये आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी ये सब जल्दी मिलना मुश्किल होता है, और जो भी मिलती है कोई फोटो कॉपी करके या कहीं से कुछ देगा, उसमें आधी वो बुक खत्म रहती है। तो आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप पढ़ लेना। मेरे हिसाब से तो जो आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी को एक पब्लिकेशन है, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, उसी ने छाप दिया है अपने, जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह टाटा मैकहिल होते हैं वैसे वही पब्लिकेशन है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से सतीश चंद्रा के लिए है। मॉडर्न इंडिया के लिए भाई स्पेक्ट्रम मस्ट है। इसके अलावा कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि बिपिन चंद्रा पढ़ लेते हैं। देखो, बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी है। बिपिन चंद्रा आप पढ़ोगे, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपका एक हिस्ट्री का एक वो बनेगा कि एक एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। स्पेक्ट्रम से भी कॉन्सेप्ट बनेगा, बट स्पेक्ट्रम में आपको बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारा डेटा मिलेगा, बहुत सारे और डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत मेहनत का काम है, स्पेक्ट्रम पढ़ने में बहुत समय लगेगा आपको, और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। ठीक है, तो आप ज़्यादा फोकस स्पेक्ट्रम पे कीजिए, ज़्यादातर बच्चे वही पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए मना करेंगे, कहेंगे लक्ष्मीकांत से कुछ नहीं होता, सफिशिएंट नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों से दूर रहा कीजिए। जब आप ये पढ़ लेना, फिर उसके बाद अगर वो कुछ और बोले तो आपका पढ़ने का मन करे तो पढ़ना, वरना छोड़ देना। ठीक है, पहले बेसिक चीज़ें कवर कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे तो आपके लिए बिपिन चंद्रा पढ़ना है बिल्कुल एकदम केक वॉक होगा, कि आपको समय नहीं लगेगा। हमारा हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी के लिए देखो, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इस पे मेहनत करना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं इसमें, देखो जो फिजिकल प्लस ह्यूमन प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी सारी बुक के लिए पीएमएफ आईएएस की बुक आती है। ठीक है, उनका पीडीएफ रहता है, इंटरनेट पे आपको फ्री मिल जाएगा पीडीएफ, चाहे आप मार्केट से खरीद लो। आप इसमें हर एक चीज़ दी रखी है, हर एक चीज़ A to Z एक एक पॉइंट दे रखा है। आप इसको तरीके से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जो चीज़ें ना समझ में आए उसको आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट बना के अपने में सेव कर लो, प्राइवेट कर लो। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट की। बाकी मेजोरिटी ऑफ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद ही से पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो, अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट से गाइडेंस ले रहे हो, तो फिर और अच्छा, आपका और टाइम बचेगा। बट आपका जो एक फाउंडेशन, एक जो बेस होना चाहिए, वो ये पीएमएफ आईएएस वाली बुक होनी चाहिए। मेजोरिटी आप लोग इसी को देख के बनाते हैं, अपने नोट्स वगैरह जो सब कुछ है वो इसी बुक पे आधारित होती है।
ठीक है, दूसरा ज्योग्राफी का पार्ट होता है मैपिंग। ठीक है, मैपिंग देखो, मैपिंग आजकल 2-3 सालों से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है वर्ल्ड मैपिंग। ठीक है, और इंडिया की मैपिंग में तो वही रिवर्स का नाम, माउंटेन्स का नाम, ऐसे तो पहले पूछते थे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ही पूछा जाता है, स्टेट सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन उसमें ही पूछते हैं। ठीक है, इंडिया मैपिंग, तो इसमें आपके पास ये पूरा होना चाहिए और ये तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना रहे कि आप कुछ कुछ जैसे वो एक मैंने कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको किसी जगह का नाम आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है या प्रेसिडेंट ने विजिट किया है, तो आप उसको वर्ल्ड मैप पे लोकेट करके रख लो। ये एकदम एब्सोल्यूट बोगस बात है ये। ठीक है, कभी नहीं पूछेंगे वो। कभी 4 लोकेशन आपने कहीं किसी उस पे मैप पे चिपका ली है तो हो गया, अरे ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, मैपिंग जो पूछा जाता है, आप देखोगे उठा के यूपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वो स्टैटिक चीजों से बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो आपको पूरी वर्ल्ड मैपिंग याद होनी चाहिए। कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ोगे तो आपको आसानी रहेगी। तो वर्ल्ड मैपिंग के लिए देखो, वर्ल्ड मैपिंग के लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स है मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा था, वो है कि सुदर्शन गुर्जर का अन अकेडमी पे पेड भी आता है कि आप पेड सब्सक्रिप्शन लो तो वो भी मिलेगा, और फ्री वाला भी उतना ही अच्छा है। ठीक है, कोई बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, पेड वाले पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, ज़्यादा टाइम लेके पढ़ाएंगे। फ्री वाले पे भी कोई उस पर कमी नहीं छोड़ रखी उन्होंने, मतलब वो एक ऐसे टीचर है जिन्होंने अपने दोनों जगह पे बहुत अच्छा बच्चों के साथ एक किया है कि फ्री वाले में भी उन्होंने इतना दिया है कहीं आपको पेड में नहीं मिलेगा। ठीक है, और इंडिया मैपिंग के लिए सर का भी अच्छा है, सुदर्शन सर का भी। बट एक और चैनल है जो बहुत अच्छा है, वो अंडरस्टैंड यूपीएससी का है। ठीक है, इस पे इन्होंने एक मैपिंग की सीरीज चलाई है, पीडीएफ भी दे देते हैं अपना ही। बट वो पीडीएफ आप खुद ही से बनाना, मैंने भी इन्हीं का देखा था। तो अगर कभी कुछ होगा तो मैं आपको इन्हीं के उस पे, या जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं उन्हीं में से आपको देख देख के बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको करना रहता है। बहुत बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये इनकी मैपिंग है इंडिया की। आपको देख मजा आ जाएगा, आपके सारे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, स्टेट, सब हर एक छोटी छोटी हर चीज कवर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सिटी जो भी यूपीएससी में जितना भी पूछा गया सब सब कवर कर रखा है इन्होंने। ठीक है, बहुत मेहनत करके मतलब ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो भाई जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़ जाओ, जहाँ से कोचिंग कर रहे हो वहीं से पढ़ लो, काफ़ी होता है। उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इकोनॉमी के नाम पे आपको एकदम बिल्कुल वो, इकोनॉमी में आपको सीए नहीं बनाना है, या इकोनॉमी में इकोनॉमिस्ट आपको नहीं बनना है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक से पूछा जाता है हमको वो कवर करना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, और तो आपके जो अपने ओन नोट्स हैं, अगर आप कहीं से कोचिंग करते हो तो वो उतना काफ़ी है, सफिशिएंट है, उसी को बार बार दोहराओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपका काम उसमें हो जाएगा। या अगर नहीं करते हो तो मृणाल सर के वीडियोस देख लो, अगेन वो अन अकेडमी पे ही मिलेगा। ठीक है, और उनके नोट्स वगैरह वीडियोस वगैरह सब मिल जाते हैं, आप उससे रिफर कर सकते हो, ये बहुत अच्छा मतलब एक सोर्स है नोट्स। ठीक है, हमारा हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, अब हो गया आईआर। आईआर में देखो, आईआर जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी हद तक आपका ज्योग्राफी से मैच करता है। ज्योग्राफी में इंटरनेशनल जो वर्ल्ड मैपिंग होती है, अगर आपको वर्ल्ड मैपिंग बहुत आपकी स्ट्रांग है तो आपका आईआर आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, आईआर के लिए देखो, आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हो, जैसे ही पढ़ रहे हो या किसी की वो कर रहे हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स उठा लो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ये बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। ठीक है, बट कुछ कुछ टॉपिक इसके स्टैटिक होते हैं, वो आप पढ़ लीजिए। कोई भी रैंडम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप वो नोट्स उठाओ जो बहुत फेमस फेमस है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अंत में जाके PT 365 इस साल का और पिछले साल का, मतलब 2 साल का पढ़ लीजिए, उतने में आपका सारा कवर हो जाएगा। इवन अगर मान लो आप नोट्स भी नहीं पढ़ रहे हो अपनी कोचिंग, तब भी ये PT 365 में सब कुछ दे रखा है। आईआर की इतनी पावर होती है। और मेंस का पीवाईक्यू जो है वो बहुत तरीके से सॉल्व करना, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अंत में आईआर वहीं जाके धोखा करता है। ठीक है, हमारा ये हो गया गवर्नेंस। अगेन, गवर्नेंस जो टॉपिक है पॉलिटी से बहुत रिलेट करता है, जो सारे टॉपिक हैं वही आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिक गवर्नेंस के ऊपर बनाए हुए नोट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब पीयर, ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनके ऊपर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और मेंस का पीवाईक्यू।
क्योंकि ये मेन स्पेसिफिक टॉपिक है। ठीक है। सेम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। उसके अलावा आपका आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेंस का पीवाईक्यू। ठीक है। मेंस का पीवाईक्यू और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स। ठीक है। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं किसी राइटर की, आप लगे पूरा एकदम वो करने की, रॉ किस तरीके से बनी थी, कोई उनका बहुत सीक्रेट ऑपरेशन है, फालतू चीजें में नहीं घुसना हुआ होता है। ठीक है। जो सिलेबस में दे रखा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और या नक्सलिज्म, ये कैसे कैसे हुआ था, धीरे धीरे आपके सब वो हो जाएगा। ठीक है। और ये मेंस का बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए अगेन पीएमएफ आईएएस की बुक बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो। शंकर आईएएस भी अच्छी है, बट पीएमएफ आईएएस लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से अपडेट करते हैं वो, और उनमें डायग्राम वगैरह ये सब बहुत कलरफुल रहता है, तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए अगेन स्टैटिक नोट्स, जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा लो। ठीक है। एनी इंस्टीट्यूट। ठीक है। अगर अगर कहीं से कोचिंग कर रहे हो, किसी क्लासरूम में इन्वॉल्व हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है। उसके अलावा अगेन PT 365 लास्ट ईयर का, 2 इयर्स का। ठीक है। पढ़ लीजिए, आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, सारा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। ठीक है। अब बचा है क्या, गवर्नेंस हो गया, इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वही बहुत स्टैटिक टॉपिक है, इसमें कोई करंट वरेंट नहीं आता है, ये वही अगेन अपने को जो आपके ओन नोट्स होंगे इंस्टीट्यूट के कोचिंग के, वो पढ़ लीजिए। ठीक है। उतने में काम हो जाएगा। और इसका मेंस का पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं मेंस में इससे, मतलब जो भी सवाल पूछते हैं मेंस में ही पूछते हैं, तो बहुत मतलब अच्छा है कि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो आप वही सेंडाई फ्रेमवर्क और ये सब जो फलाना ढिमकाना चीज़ें होती हैं वो सब होता है। और ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईआर, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक। तो मेजोरिटी ऑफ चीज़ें हो ही गई हैं। एथिक्स के लिए मैं बताता हूँ। एथिक्स के लिए देखो, एक उसकी फोरम आईएएस की रेड बुक आती है। ठीक है। फोरम आईएएस की रेड बुक आती है, इसको बाय हार्ट एकदम रट जाइएगा। इसमें बढ़िया तरीके से सब कुछ करके दे रखा है। ठीक है। ये हर चीज़ आपको कवर करा देगा। उसके अलावा मेंस के पीवाईक्यू देख लीजिएगा कि ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछते हैं, और मेंस का सिलेबस जो है उससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। और जो मेंस के वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक मॉडल आंसर की बुक कहीं से खरीद लीजिएगा, बुक बहुत अच्छी रहती है। मेरे पास जो है उसकी एक जो है स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की है, उनकी न्यू बुक है। अच्छी बुक है, उन्होंने एक पेज में काफ़ी सारे आंसर दे रखे हैं, वो आपका काफ़ी से कवर हो जाएगा। और केस स्टडीज़ के लिए ऐसा कोई 150-300 केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो लास्ट के जो 66 पीवाईक्यूज आपको लास्ट 10 ईयर्स के मिलेंगे मेंस में, उतने काफ़ी हैं केस स्टडीज़ के लिए। इसका भी सोल्यूशन ये बुक में दे रखा है, ताकि आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है। और अगेन कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो जो बता रहे हो करते जाओ। ठीक है। तो ये सारे मोटा मोटे आपके सोर्स हो गए। एसए के लिए क्या कर सकते हो, एसए के लिए कर सकते हो कि एसए के कुछ मतलब अप्रोच होते हैं। एसए के लिए थोड़ा सा मतलब अलग से करना पड़ता है। एसए का कोई सिलेबस नहीं होता, बट ये जनरल स्टडीज एथिक्स वगैरह जो आप पढ़ के एक आपको 10 पन्ने का एसए लिखना पड़ता है, 1200 वर्ड का। उतने में आपका काम हो जाएगा। बट अगेन ये सब मेंस के टॉपिक हैं, तो इनको वहीं डिस्कस किया जाए थोड़ा डिटेल में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि कुछ कुछ क्रोनोलॉजिकल अप्रोच होती है, पेस्टल अप्रोच होती है, वो सब कैसे कैसे करते हैं सॉल्व। फिलोसॉफिकल ऐसे जो एक आजकल बड़ा एक हाइप बना हुआ है कि फिलोसॉफिकल ऐसे दे देते तो लिखा नहीं आता, वो सब आप धीरे धीरे करोगे, मेंस का जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और तो कोई सब्जेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है कोई बचा हुआ है, सारे ही बता दिए। ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ रहेगा तो आप बताना, मैं अलग से उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, या एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो जो आपको डाउट हो गया आप वहाँ पूछ सकते हो, कमेंट में भी पोस्ट पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अब आते हैं रोल ऑफ पीवाईक्यूज। देखो पीवाईक्यू के एक सब्जेक्ट रह गया, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए वही फेमस भाई नितिन सिंघानिया, उससे बढ़िया बुक कहीं और मिलेगी नहीं। ठीक है। नितिन सिंघानिया पूरा नहीं पढ़ना होता है, नितिन सिंघानिया के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं,
एक वीडियो मैं बनाऊंगा ये आर्ट एंड कल्चर के ऊपर कि नितिन संगानिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, या मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज के फॉर्मेट में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख लेना। कुछ मतलब सारे नहीं पढ़ना होता है, 10 चैप्टर करीब करीब ऐसे होते हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड यस, आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स में उतना पूछे जाने पूछे, मेंस में हमेशा 20-30 नंबर के सवाल इसमें आते हैं, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। 10-10 नंबर के दो सवाल या 15-15 नंबर के दो सवाल आ जाएंगे, आप कर नहीं पाओगे। और ज्यादातर क्या होता है कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इनको मिला के सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आप जो मेंस का पीवाई की जब देखोगे, मैं बताऊंगा जैसे जैसे करके, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा आते हैं, ये सब खत्म हो गया। हाँ, देखो करंट अफेयर, लोग कहते हैं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो। करंट अफेयर वाला अभी मैं ना न्यूज़पेपर वाले में कवर करूंगा। ठीक है, वो एक ये भी मैंने अलग से कवर कर रखा है। ये यहाँ पे रोल ऑफ करंट अफेयर। ठीक है, अब इसको कवर करते हैं। देखो, पहले तो रोल ऑफ पी वाई क्यू कर लेते हैं। रोल, तो पी वाई क्यू उसका क्या रोल होता है कि अगर पी वाई क्यू बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके शरीर में सांस चल रही है। ठीक है, बिना पी वाई क्यू के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे यहाँ पे। अगर आप बिना पी वाई क्यू के तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो या कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार रहे हो, एक ही बात है। ठीक है, बिकॉज देखो, पीटी 365 जो होता है, ठीक है, या आपके स्टैटिक नोट्स जो होते हैं, या कोई भी मेंस का नोट्स हो गया, ठीक है, कुछ भी जो पूरा का पूरा जो आपके क्लासरूम, कोचिंग में या कहीं कुछ भी पढ़ाया जाता है, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही बनाया जाता है। आप इवन चाहे इस चीज को टेस्ट कर लेना, जितने भी सवाल पूछे गए हैं इकोनॉमी में, वो सारे के सारे जितने भी आपके नोट्स हैं, आप एज इट इज बैठ के देखो तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी नोट्स हैं, फैक्ट्स है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ कभी न कभी पीवाईक्यू से पूछा गया है। नोट्स से कभी भी सवाल नहीं आते हैं, पीवाईक्यू से नोट्स बनाए जाते हैं। इस बात को समझो आप। ठीक है, तो जब गोडाउन सबका सेम ही है, तो आप उसी गोडाउन पे क्यों नहीं अटैक करते हो कि ठीक है मैं पीवाईक्यूज ही लगाऊंगा। और दूसरी चीज, पीवाईक्यू जो जब बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा प्रीलिम्स में, वो होगा आपका एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। कि आपका एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, क्या एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि मेंस वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मुझे जब पहले लोग कहते थे कि कोई लड़का या कोई कैंडिडेट 100 में से 30% से ज्यादा सवाल पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकता है, मतलब नॉलेज के आधार पे उससे ज्यादा सवाल नहीं सॉल्व कर सकता है। ये एब्सोल्यूट बोगस चीज है, बकवास बात है। ठीक है, 30% तो छोड़ो, जो इस तरह का पेपर आना, आप 5% सवाल भी नॉलेज पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, नॉलेज क्यों नहीं कर पाओगे, इसका कारण होता है क्योंकि सवाल एक होता है, स्टेटमेंट चार होते हैं, तीन होते हैं। मैच द फॉलोइंग हो जाएगा, तीन बना के दे देगा आपको, दो नॉलेज के बेसिस पे आएगा, दो बाकी के दो नहीं आएंगे। वो एप्टीट्यूड पे ही करना रहता है। ठीक है, जैसे एक सवाल आया था वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का, अ, ये वाला आया था, एक रेड सी वाला सवाल आया था, आप वो भी देखना। ये वाला एग्जांपल मैंने उसमें बताया अपने मेंस वाले उसमें। रेड सी वाले में क्या था कि ये बोलते थे कि यहाँ पे वो रेड सी वाले एरिया में कोई मेजर रेनफॉल नहीं, रेनफॉल होती नहीं है, मतलब मेजर भी नहीं होती, नहीं है रेनफॉल, एक्सट्रीम स्टेट भाई, कैसा ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो सी है यार, उस पे मतलब वेपराइजेशन हो सकता है, या जो एक मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू, मान लो दो बूंद पानी भी गिर गया तो बारिश उसको नहीं मानेंगे? ये तो गलत है ना। या मान लो आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ वेदर वेदर पैटर्न चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया, वहाँ बारिश होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा? और यूपीएससी कभी ऐसा नहीं करेगा कि आज से 25 साल बाद भी मान लो कोई फिनोमिना हुआ और उनके सवाल गलत हो गए, तो वो कभी भी इस तरीके के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत होता है हमेशा। ठीक है, दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि भाई जो एक बटरफ्लाई की स्पीसीज थी, बटरफ्लाई हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है, और एक शायद फिश था, ऐसे कुछ करके तीन चीज थी, और पूछ रहा था कि इसमें कौन सा टॉक्सिक है, वेनमस है ना, जहरीला है। तो अब हमको क्या पता भाई, बटरफ्लाई हो गया, फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, दुनिया में इतनी सारी चीजें दे रखी है, क्या ये मान लो एक भी स्पीसीज सब पे रिसर्च हो गई है, हम सबको खोज निकाला है, अरे कोई ना कोई स्पीसीज तो होगा ही ना, फ्रॉग का स्पीस होगा, फिश का स्पीसीज होगा, बटरफ्लाई का कोई ना कोई जहरीला तो होगा ही होगा। क्या हमको क्या पता, हो सकता है निकल आए, तो क्या करेंगे? तो ऑल ऑफ द अब सही हो जाता है। ये सब चीजें आप पीवाईक्यू से सीखते हो, समझ में आया? साइंस एंड टेक के ज्यादातर सवाल जो होते हैं एप्लीकेशन वाले, कि गायरोस्कोप का एप्लीकेशन पूछ देगा। गायरोस्कोप का एप्लीकेशन क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस रिलेटेड टू गायरोस्कोप? ठीक है, पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 पॉइंट देगा कि ये इसके एप्लीकेशन है, ये इसके एप्लीकेशन है, ये इसके एप्लीकेशन है। ये ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होता है। ठीक है। क्यों करेक्ट होता है? बिकॉज एप्लीकेशन है भाई। ठीक है। अगर मैं, मान लो कोई लड़का, जिसे मजाक मजाक में कह रहा हूँ कि मैं मोटरसाइकिल का इंजन खोल के उस पर ब्रेड गर्म कर दूं, तो क्या वो टोस्टर की तरह काम नहीं कर सकता है? अब करेगा कि नहीं करेगा? कोई उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यूज कर ले। कोई कल को ये कहे कि मैं जो है बाइक का इंजन खोल के उससे मैं टोस्टर बना दूंगा, तो एप्लीकेशन तो हो ही सकता है ना यार। कोई करने पे उतर ही आया तो कर ही देगा, तो क्यों नहीं सही होगा? आप कैसे उसको गलत कर सकते हो? 100, अब मतलब ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट हो गया, एक्सट्रीम हो गया। बट जनरली जो एप्लीकेशन दिए जाते हैं वो उस पे होते हैं कि हाँ सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं उसमें, ऑल ऑफ द अबव सही होता है। ये सब कुछ आप पीवाईक्यू से सीखते हो। ठीक है। मैं पीवाईक्यू जब आपको कराऊंगा प्रीलिम्स के, तो आप देखना, आपको समझ में आएगा कि आपका कितना टाइम बचता है। बहुत सारे डेटा फैक्ट आपको करंट अफेयर मैगजीन में दिया रहेगा, न्यूज़पेपर में दिया रहेगा, कुछ रहेगा, उसको नहीं पढ़ने की जरूरत होती है भाई, उसको छोड़ देना होता है। और हमेशा एक एक थंब रूल लेके चला करो कि जो डेटा मैं नहीं याद कर पाऊंगा, जो डेटा बहुत एब्सर्ड है, ठीक है, या जो मुझे याद करने में ऐसा लगता है कि पता नहीं याद रहेगा नहीं, उसको छोड़ दो। उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट है, कोई एक ऐसी चीज है, कोई बहुत ब्रॉड डेटा है, ठीक है, कि 3/4, 2/3, 2/5, 20%, 50%। अब कोई आपको ये बोले कि 32.39% लोग ऐसे हैं कि जो पानी नहीं मिलता उनको, या कुछ ऐसा नहीं, ये डेटा है, इसको आप याद करने बैठोगे? इसको डेटा बोला जाता है? नहीं। बट अगर कोई ये बोले आपसे कि इंडिया की पॉपुलेशन में 40% ऑफ द लोग ऐसे हैं जिनको टैप वाटर नहीं मिलता है, ठीक है, बेंगलुरु में 80% जो वाटर टेबल है वो रिसीड कर गई है, ठीक है, कि वो कंक्रीट स्ट्रक्चर के जो वहां पे 10 टाइम्स कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना, ये सब डेटा होते हैं। इनको याद किया जा सकता है, इनको ये दिमाग में बैठ जाते हैं कि रेप जो है फोर्थ मोस्ट कॉमन क्राइम है, ठीक है, वीमेंस के अगेंस्ट। ठीक है। फ्रीडम के टाइम पे फोर अप्रोक्सीमेटली 4% वीमेन का पार्टिसिपेशन होता था पॉलिटिक्स में, और अभी खाली अप्रोक्सीमेटली 14% ही है। कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है। पावर्टी इंडिपेंडेंस के टाइम पे 80% थी। ठीक है। इंडिपेंडेंस, ठीक है, बट अभी अप्रोक्सीमेटली 29.8% है, यानी 30% के आसपास पावर्टी है। ठीक है। नाउ ये सारे डेटा होते हैं याद करने वाले। कोई आपको अगर ला के ये बोले कि भाई 33.2976, ये कोई डेटा नहीं होता भाई, ये आपका कॉमन सेंस है। ठीक है, भर के दे देंगे। बायोटेक में आप पढ़ने जाओ, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने जाओ, मतलब आपको ऐसा लगेगा मैं दोबारा नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एकदम ऐसा दे रहा हूँ कि मेरे सामने अगेन से मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अगेन से मैं एमबीबीएस भाई वो कभी पूछता है? अगर आपके पास ये पीवाईक्यूज का एप्टीट्यूड है तो ना वो कभी आपके मेंस में काम आएगा, ना आपके प्रीलिम्स में काम आएगा, ना तो इंटरव्यू में कोई आपसे पूछेगा। तो इतना कॉमन सेंस कहाँ से जनरेट होता है? इतना जनरल ऑब्जर्वेशन कहाँ से बनते हैं? पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज ही आपको बताते हैं। और जो टेस्ट सीरीज वगैरह, जैसे लोग कहते हैं कि मैंने कितने टेस्ट लिखे हैं, मैंने क्या रोल होता है मॉक टेस्ट का? देखो, मॉक टेस्ट का कुछ खास रोल नहीं होता है। ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यूज पिछले 10-15 सालों के, या 2011 से लेकर के जब तक भी आप पेपर दे रहे हो उसके लास्ट ईयर तक का, मान लो 2024 तक का, आपने पीवाईक्यूज तरीके से लगा रखा है मॉक फॉर्मेट में। ठीक है। कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक लगाने से अच्छा है आप 2011 का मॉक पेपर डाउनलोड करो यूपीएससी की वेबसाइट से, उसको लगाना स्टार्ट करो। आपको धीरे धीरे पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में से करते करते आपका अपने आप सब सही होने लगेगा। और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, बिकॉज वो जनरल सेंस और कॉमन, जनरल ऑब्जर्वेशन और कॉमन सेंस पे आधारित होते हैं। ठीक है। वहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप मॉक लगाओगे तो आपको लगेगा कि भगवान मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अपने फैसले पर डाउट होने लगेगा, बिकॉज उनका काम है ये। वो किसी लड़के को या किसी व्यक्ति को पकड़ा देंगे जिसको 4,000 क्वेश्चन बनाने हैं, हर क्वेश्चन पे उसको कुछ पैसा मिलता है, 150 रुपए। ठीक है। वो उसके ऊपर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो कहीं से फालतू कुछ भी बोगस डेटा उठा के चिपका देगा और सवाल बनाएगा। सवाल देख के आपके पसीने छूट जाएंगे, भाई ये क्या दे रखा है, जो कभी आपके उपयोग में नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात होती है कि जैसे मान लो आपका कोई साल भर बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट का टूर्नामेंट है, और साल भर में से 11 महीने खाली आपको वो कभी फुटबॉल से क्रिकेट खिलवा रहे हैं, कभी आपको ये क्या वॉलीबॉल से क्रिकेट खिलवा रहे हैं, कभी आपसे कैनवस की बॉल से, कभी रबड़ की बॉल से, और आपका एक्चुअल मैच लेदर की बॉल से होने वाला है, टर्फ पे, पिच पे।
ठीक है, कभी उन्होंने आपको पैड नहीं पहनाया, कभी आपको उन्होंने बैटिंग बॉलिंग की फील्ड प्रैक्टिस नहीं कराई, वो लास्ट में आके 1.5 महीने आपको बोल रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है, एक्चुअल मैच का जिस्ट लेने के लिए, एक एक वो उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आप क्या करो कि टर्फ पे खेलो, लेदर की बॉल से खेलो और उससे खेलो, और एक्चुअल मैच जब आप खेलने जाते हो तो आप अच्छा परफॉर्म आपको लगता है कि यार मेरी थोड़ी सी कमी रह गई, वरना मैं तो मैच जीत जाता। वो कमी नहीं रह गई, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ था 1.5 महीना खेलने की वजह से। वो सेम उसी तरीके से पीवाईक्यू है। साल भर बैठ के आप 150 मॉक लगाओगे, 100 मॉक लगाओगे, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। उससे अच्छा रिवीजन करो बैठ के लगातार। ठीक है। और बहुत अगर मन करे कि नहीं मेरा जो मॉक का जो है वो है, तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्या होते हैं, सेक्शनल मॉक्स आते हैं। ठीक है। सेक्शनल मॉक्स क्या होते हैं? सेक्शनल मॉक्स मतलब जैसे हिस्ट्री के ऊपर 50 क्वेश्चन का टेस्ट देगा या 100 क्वेश्चन का टेस्ट देगा, उन सारे टेस्ट को लगाना स्टार्ट करो, और उनको खाली एक नॉलेज की तरह ट्रीट करो। कि ठीक जैसे एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस की जाती है, आपने जैसे हिस्ट्री का टेस्ट लगाया, तो हिस्ट्री के 2 टेस्ट लगा लो, 200 क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन मिल गए, हर सवाल में 4 4 स्टेटमेंट रहेंगे, तो आपके पास अच्छा खासा नॉलेज बेस तैयार हो जाएगा। उसी टेस्ट को बार बार रिवाइज करो जितना कर सकते हो। एटलीस्ट 4 कोर सब्जेक्ट का तो कर ही लो। ठीक है, साइंस एंड टेक और आईआर का करने की कोई जरूरत नहीं हो, तो हर साल चेंज होता रहता है। बट अगर आपको करना है तो कर सकते हो किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका पीवाईक्यूज पूरा कर देगा। और पीवाईक्यूज के लिए जो एक बुक आती है मार्केट में कंपाइलेशन वाली, जिसमें वो क्या करेंगे कि पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद उसका सोल्यूशन देंगे कि इसका ये सोल्यूशन है, इसका ये है। वो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। वो बुक सिर्फ इस वजह से यूज करना है ताकि जैसे मान लो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कोई, जैसे एक बारी 64 योगिनी टेम्पल के बारे में पूछा था। ठीक है, तो 64 योगिनी टेम्पल का एक ये सिग्निफिकेंस था कि जो हमारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो उसी टेम्पल आर्किटेक्चर के आधार पे बनाई गई, ऐसा माना जाता है। अब एक्चुअल में किया गया कि नहीं किया गया वो पता नहीं। ठीक है, बट ऐसा माना जाता है। तो वो चीज़ आप वहां से देख सकते हो कि उन्होंने रिसर्च करके वो चीज़ वहां पे लिख रखी है। ठीक है, तो आपने उसको पढ़ लिया, बट उससे आपका कोई एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होगा, और सर्टेनली प्रीलिम्स तो कभी नहीं निकलेगा। आप पूरा पीवाईक्यू याद कर जाओ, बट आपने जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं रखी है, कॉमन सेंस नहीं लगाया है, एप्टीट्यूड डेवलप नहीं किया, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, आप फेल हो जाओगे प्रीलिम्स में। हर हर बार का ये रहेगा, और अंतिम दिन तक खाली आप यही रिवीजन करते रहोगे, पीटी 365 पढ़ते रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कुछ छूट रहा, छूटेगा ही छूटेगा। मार्केट में कंटेंट तो इतना भरा पड़ा है ना कि आप 10 साल तैयारी करो तब भी नहीं पूरा होगा। ठीक है, तो ये पीवाई की उसका रोल होता है। इसके अलावा कोई पूछना होगा तो अगेन वही टेलीग्राम ग्रुप पे जो चीज़ है कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो पीवाई क्यूज हो गया। हाँ, आपका मेन सवाल, रोल ऑफ करंट अफेयर, न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन। देखो, 2016, 17 ये एक पीक ईयर था। ठीक है, मतलब यहाँ पे करंट अफेयर के सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए थे। उसके बाद फिर करंट अफेयर डिक्लाइन फेज में आया और एक स्टेडी फेज में चल रहा है। ठीक है, कि इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, कि हमको पॉलिटी पूछना है, हिस्ट्री पूछना है, हमको ये सब पूछना है, और ये इन सब फालतू बातें तो दूर रहा कीजिए कि कोई चीज़ न्यूज़ में आई है तो उससे हो सकता है कोई उसका स्टैटिक वो चीज़ें पूछ दे। ये बाबा बनने की जरूरत नहीं है, ये सब काम कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के ऊपर छोड़ दीजिए। उनको शौक है अपना यूट्यूब चैनल चलाने का या अपनी कोचिंग चलाने का, चलाने दीजिए। आप जो लक्ष्मीकांत है उसको बार बार ही पढ़ते रहिए। ठीक है, रिवाइज करते रहिए। प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट, या मान लो मनी बिल है, या कोई जो ये कमिटीज होती है उनके ऊपर कोई सवाल अगर आता है, तो अगर वो करंट अफेयर से है चाहे नहीं हो, आपका स्टैटिक तो तैयार है ना। मान लो कुछ भी सवाल पूछेगा, वो भले करंट अफेयर की वजह से ही पूछ रहा है, आपको याद तो है, आप कर ले जाओगे। ठीक है, आप सीधा सीधा जो उसकी जड़ है आप उस पे वार कर रहे हो। ठीक है, आप फालतू के चक्करों में नहीं पड़ रहे हो। तो एक करंट अफेयर कांस्टेंट हो गया है, और इतना कांस्टेंट हो गया है कि अगर आप करंट अफेयर के सवाल गलत भी कर देते हो तब भी आपको बहुत नुकसान नहीं होगा। बट अगर आपने स्टैटिक चीजें हटा दी, स्टैटिक के सवाल गलत कर दिए, तो आप रेस से बाहर हो, क्योंकि ये कोई गलत नहीं करेगा, ये सब लोग सही करेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। वरना करंट अफेयर छानते रह जाओ, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ते रहो, हिंदू पढ़ते रहो, मिंट पढ़ते रहो, 50 न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। समझ में? न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, न्यूज़पेपर इस वजह से पढ़ा जाता है ताकि आपको एक जो देश में क्या हो रहा है वो चीज़ों का पता चलता रहे, और कोई एक न्यूज़ एक दिन के बाद खत्म नहीं होती पूरी। एक अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है तो चलती है। ठीक है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, 2 साल से न्यूज़ में है वो। अगर आपने 2 साल बैठ के खाली रशिया यूक्रेन वॉर का आर्टिकल आर्टिकल पढ़ा होता तो कितना डेटा आपने इकट्ठा कर दिया उसके ऊपर। इतना तो खुद वो रशिया यूक्रेन वालों को नहीं पता होगा जितना आपको पता हो जाएगा।
उसका कोई उपयोग है? और सवाल एक नहीं पूछने वाला। और जो लास्ट ईयर 2023 में सवाल पूछा भी था कि यूक्रेन की जो सराउंडिंग बाउंड्री, भाई वो स्टैटिक मैपिंग का क्वेश्चन है। वो कोई करंट अफेयर की वजह से नहीं है, वो मैपिंग की वजह से है। जस्ट एक एक तरीके से कह दीजिए कि हाँ न्यूज में था तो पूछ लिया गया, कुछ हो गया, बट वो अगर आपने पढ़ा होता तो वो लोगों ने न्यूज की वजह से नहीं पढ़ा था, वो लोगों को पहले से पता था जिनका वो सवाल सही हुआ था कि भाई ये स्टैटिक मैपिंग का सवाल है। बाउंड्री बाउंड्री कंट्रीज या ये जो नेबरिंग कंट्रीज होती है, सराउंडिंग कंट्रीज, आपको याद होना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब का लोकेशन कहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वही सुदर्शन गुर्जर सर ने पूरा उसको करवा रखा है। ठीक है। और मंथली मैगजीन देखो, मंथली मैगजीन का सीन ये होता है ना कि मंथली मैगजीन जब आप पीवाईक्यूज पढ़ते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि मंथली मैगजीन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि डेटा फैक्ट उनको हटाते जाना, और जो इंपॉर्टेंट डेटा उसी को नोट करना, और बाकी उसमें से जिस्ट निकालने की कोशिश करना, इशू पे फोकस करना, बेसिकली हो क्या रहा है, क्या कारण था वॉर का, इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ठीक है, मान लो बांग्लादेश में जैसे कू हो गया है या कू होने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, अब डेली डेली का एकदम वो सेकंड बाय सेकंड उसका बॉल बाय बॉल कमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसका इशू पढ़ लो, उतना काफी है। करंट अफेयर का इतना ही रोल होता है, ना प्री में उतना काम आएगा ना मेंस में उतना काम आएगा। ये सब चीजें एग्जाम में आपके लिए बहुत सारे लोग करते हैं, वो आपका कवर हो जाएगा। और यस, सबसे इम्पोर्टेंट देखो, रोल ऑफ कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब लोगों को क्या लगता है ना, देखो, जैसे मान लो ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये हो गया आपका एफर्ट, ये हो गया आपका टाइम। तो लोगों को ये लगेगा कि साल भर पढ़ना है, तो साल भर कैसे पढ़ना है, साल भर बिल्कुल हमको ऐसे पढ़ना है। बिल्कुल हमारा ग्राफ, मतलब अगर यहाँ एफर्ट है 8 आवर्स पर डे का, तो हमको एक भी दिन हमारा ऐसा ना होने पाए कि हम उससे नीचे चले जाएं, कि हमारा जो एफर्ट है वो 7 घंटे हो गया, 6 घंटे हो गया, या मान लो किसी दिन पढ़ा ही नहीं, है ना, एकदम बिल्कुल जीरो हो गया, फिर अचानक से पता चला 12 घंटे पढ़ दिया, फिर पता चला कि अब कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा एक्चुअल में कंसिस्टेंसी यही होता है, ये नहीं होता। ठीक है, ये मूर्खता है, ये ड्रीमिंग है, डे ड्रीमिंग इसको कही जाती है। आप ख्याली पुलाव पका रहे हो कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कि मैं लगातार हर पूरे साल भर 12 12 घंटे पढ़ूंगा। 8 घंटे तो कोई समझता नहीं, 8 घंटे तो 8 घंटे कोई पढ़ना होता है आईएएस के लिए। लगता है लोगों की, मैं जब तक भाई 15 16 घंटे नहीं पढ़ा है, 26 27 घंटे एक दिन में नहीं पढ़ दिया है, तब तक तो क्या ही पढ़ा है। ठीक है, आपका ये होना चाहिए कि जैसे 7 दिन का है, एक वीक में 7 डेज हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि मैं 6 डेज पढ़ाई करूंगा और प्लस एक दिन का रेस्ट लूंगा। इतनी मेरी प्लानिंग होनी चाहिए। आप रेस्ट लो चाहे मत लो, लेकिन मैं एक मान के चलूंगा कि मेरा एक दिन बर्बाद होगा, एक दिन मैं नहीं पढ़ूंगा। और एक बात मान के चलिए, ये एग्जाम 20% एकेडमिक है, 80% ह्यूमन प्रॉब्लम से भरा पड़ा है। बिकॉज आप 21 ईयर्स के हो चुके हैं, आपके पास पैसे की समस्या नहीं है, आप बेरोजगार हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बेरोजगार नहीं है, बट उनके ऊपर नौकरी का प्रेशर है, काम करने का प्रेशर है। ठीक है, आपकी एज होती जा रही है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, सेल्फ डाउट हो रहा है, रात को नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती है, शरीर बिल्कुल ओबीस होता जा रहा है, दुनिया आपको लगता है कि आगे बढ़ रही है, और घटिया से घटिया या खत्म से खत्म लोग भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे बहुत अच्छी जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें भरा पड़ा रहता है, इसी को ह्यूमन प्रॉब्लम्स कहा जाता है। बहुत सारे लोग क्विट करने के उस पे आ जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पागलपन के नजदीक आते हैं। ठीक है, उनको समझ नहीं आता हम क्या करें, ना उनके पास कोई बातचीत करने वाला होता है, इतना अकेलापन, इतना मतलब डिप्रेशन, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। दैट इज वाई कंसिस्टेंसी इसको कही जाती है। ये जो मैंने बताया आपको कि एक दिन 8 घंटे पढ़ा, नेक्स्ट दिन 10 घंटे पढ़ा, मान लो अगले दिन 6 घंटे पढ़ा, एवरेज देखना है हमको, एवरेज। अगर अगर आप हर दिन 8 घंटे पढ़ने का सोचते हो, 8 आवर्स पर डे का, तो 6 दिन के हिसाब से 48 आवर्स हो गए, यानी अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स पर वीक हमको निकालना है। ठीक है, अब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलो कि मैं 45 से या 40 से 50 आवर्स पर वीक पढ़ूंगा। ठीक है ना, हर हफ्ते ये निकाल के चलूंगा, 40 आवर्स पर वीक, यानी एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो
160 से 200 आवर्स पर मंथ मैं पढ़ता रहूंगा। ये मेरी कंसिस्टेंसी है, और इसी कंसिस्टेंसी को मैं साल भर मेंटेन करके रखता हूँ, तो ये मेरी सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी कि मैं सस्टेन कर ले गया और बड़े आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगेन, आराम वाला प्रोसेस नहीं है ये, बट हाँ, बाकी कंपैरिजन में आपको बहुत कम समय लगेगा, लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है। और पूरे प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। दिन में जरूर आधे से 1 घंटे एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप के ऊपर टाइम दीजिए जरूर। एक्सरसाइज करने से ब्लड का और ऑक्सीजन का फ्लो आपकी बॉडी में बहुत न्यूट्रलाइज रहता है। कोई आपको बहुत ज़्यादा ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा सैड फील नहीं करोगे, है ना, डिप्रेशन नहीं होगा, होगा बट बहुत लिमिटेड उसमें वे में होगा। थोड़ी टेंशन होगी, बट इतना नहीं होगा कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ दोगे। बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो जाओगे। किसी ने कोई बात बोल दी तो एकदम एकदम अंदर से फ्यूरियस हो गए कि अब तो मैं इसको बीच से फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब नहीं होने पाएगा आपके साथ। ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ नहीं कर सकते एक्सरसाइज करने में, मान लो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डंबल नहीं है, या कोई ये सब चीज़ें नहीं है, कोई बात नहीं, आधे घंटे वॉक करो। डेली 30 मिनट्स का टाइमर लगा के वॉक करो। आधे घंटे 1 घंटे जितना भी कर सकते हो, सुबह जब जब भी कर सकते हो। और कृपा करके रात के टाइम में मत जागा कीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे नेगेटिव विचार रात के टाइम में आते हैं, उसके बजाय सुबह उठ जाइए 4 बजे 5 बजे। आपका ब्रेन बहुत अच्छी कैपेसिटी पे काम करेगा। मेरे अगर आप मेरा सजेशन मान रहे हैं तो, वरना तो आपको जो मन करे आप वो कीजिए, जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है। यही होता है। यही पूरी प्रीलिम्स की कहानी थी। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई चीज़ अगर पूछना हो, आप कमेंट से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।